हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सिविल्स दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और निकालो प्रीलिम्स के इस खास सीरीज में, जो कि सिर्फ आपके लिए ही हमने बनाया है, प्रीलिम्स 2022 को क्रैक करने के लिए क्विक रिवीजन मेथड। सो इस निकालो प्रीलिम्स के सीरीज के नए वीडियो में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉलिटी फंडामेंटल्स। जी हाँ, पॉलिटी फंडामेंटल्स बोले तो प्रीलिम्स में लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से, राइट? जिसमें से 5 से 7 यानी 5 to 7 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द बेसिक एनसीईआरटी लेवल वाला क्वेश्चन, जो फंडामेंटल फाउंडेशनल क्वेश्चन है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत हाई लेवल हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल निचली वाली सतह, बेसिक लेवल पे वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल थिंक अकॉर्डिंगली। ओके, चलिए शुरू करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। कितने तरीके की सरकारें होती हैं, कितने तरीके की गवर्नमेंट होती है जो एक स्टेट को कंट्रोल करती है। पहला जो है वो ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि वो गवर्नमेंट जो पावर अपने ही हाथों में रखती है, जो जनता से डायरेक्ट वोट नहीं लेती। ओके, अनइलेक्टेड हैंड होती है, जैसे कि चाइना, रशिया, यूएई, ओमान और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की में आती हैं। ठीक है, एक टाइम पे टर्की अब है, एक टाइम पे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी, लेकिन टर्की अब मोनार्की में आ जाती है। ठीक है, सो बेसिकली वो कंट्रीज जो अपने फैसले अपने लोगों से नहीं, वो खुद तय करती है, उनकी कमेटी, उनकी पार्टी खुद तय करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्लादिमीर पुतिन जैसे इनको रशिया का प्रेसिडेंट 2032 तक या 33 तक बना दिया गया है। और चाइना में तो भाई पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ही चलती है, राइट? दूसरा है डेमोक्रेसी, गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र नहीं, लोकतंत्र, सॉरी। गणतंत्र इज लाइक रिपब्लिक। ओके, सो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मतलब लोगों का राज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन किसके भाई? आप चुनेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना जनप्रतिनिधित्व आप चुनेंगे। और ये कहाँ होता है? आप भारत का सबसे बड़ा एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड यूएस आप ले सकते हैं एग्जांपल। और भी कई सारी कंट्रीज हैं, बट द मेजर एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ये कैच है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी वहां चलेगी और मोनार्की भी होगी। इट्स अ ब्लेंड ऑफ मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, एक तरीके से आप मान लीजिए। वो कौन सी कंट्री है जिसके हेड ऑफ स्टेट किंग और क्वीन होते हैं? बहुत सिंपल है, राइट? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो दुबई है अपना, राइट? कुवैत हो गया, मलेशिया, ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके हेड अभी किंग क्वीन होते हैं। और हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वो डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कोई भी फैसला लेने से पहले। बट हाँ, बिना उनके सिग्नेचर का कोई कानून पास नहीं होता है। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आते हैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट पे। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनते होंगे आप मीडिया चैनल्स पे कि आज रिपब्लिकन गवर्नमेंट की सरकार बनी, यहाँ बनी, वहाँ बनी। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हेड ऑफ स्टेट है इज इलेक्टेड, नॉट अ मोनार्क। जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो एक्चुअली पीढ़ी दर पीढ़ी हायरार्की चलती आती है। ठीक, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन रिपब्लिकन गवर्नमेंट में वो इलेक्टेड होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल साइप्रस, कोलंबिया, दीज आर दी एग्जाम्पल बेसिकली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोकतंत्र के बारे में समझेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, बेसिक है, मुझे पता है आप लोगों को आता है, एक रिवीजन कर लो क्विक। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स क्या होता है? डायरेक्ट पीपल वोट ऑन एवरी इशू, दे मेक लॉज फॉर देमसेल्फ। ठीक है, आप 21 साल के हो, 18 साल के हो, आप वोट देते हो, राइट? वही वोट किसको जाता है? आपके जो भी प्रतिनिधि आपने चुना है, जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं चाहे विधानसभा में या लोकसभा में, फिर वहाँ जाके वो कानून बनाते हैं, कानून पारित करते हैं। और ये आपको अधिकार है कि आप चुन सकते हो, मतलब कि आपको जो अपना कानून बनाना होगा, उस कानून के लिए कौन स्पोक्स पर्सन होगा, कौन एक्टर होगा जो जाके पार्लियामेंट में आपकी बात रखेगा या फिर विधानसभा में आपकी बात रखेगा, राइट? ये होता है भाई लोकतंत्र का पावर। यही होता है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉज ऑन देयर बिहाफ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चाहिए थी, राइट? गरीब को कैसे
समानता मिलेगी, गरीब को कैसे इक्विटी मिलेगी। तो ये सोसाइटी में ये सारी चर्चाएं हो रही थी और साइमल्टेनियसली लोगों ने अपने अपने जनप्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ा और ये बात उनसे रखी और फिर जनता की बात को आगे ले जाके विधानसभा और फिर लोकसभा में बात की। समझ में आ गई बात? अच्छा, रेफरेंडम बिल्कुल अलग है। रेफरेंडम क्यों अलग है? रेफरेंडम इसलिए अलग है क्योंकि रेफरेंडम इज नॉट अ डायरेक्ट वोट। रेफरेंडम एमएलए, एमपी या एमएलसी इन लोगों के कंटेक्स्ट में आता है। ओके, रेफरेंडम इज जस्ट अ डायरेक्ट वोटिंग ऑन समथिंग लाइक पॉलिसी हो गया, कोई कानून हो गया या फिर वोट करना है। तो ये रेफरेंडम उन लोगों के लिए है जो भाई लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं या फिर उस पोजीशन पे बैठते हैं जिनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो डिसीजन स्विंगर्स होते हैं, राइट। सो रेफरेंडम उनके केस में आता है और ये ऑफ कोर्स ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ही तहत आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोकसभा में जाके आपके लिए कोई कानून के बारे में बात करे, कोई नियम के बारे में बात करे, कोई विधि के बारे में बात करे और फिर किसी और समाज का, किसी और कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव आके वो उनके पक्ष में बात रखे, ठीक है, वो आपके वाले बात को मना कर दे, ठीक है, तो ये एक रेफरेंडम होता है, ये एक चॉइस होती है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे चुनने का, सेलेक्ट करने का, वोट करने का। अच्छा, प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट दोस्तों एक तरीके का वोट समझ लीजिए, ठीक है, कि आपको उस क्षेत्र में रहना है या नहीं, ठीक है। सो भारत जब आजाद होने ही वाला था तब एक प्लेबिसाइट करवाया गया था जूनागढ़ में। जूनागढ़ जो कि गुजरात के कोस्टल एरिया पे है, वहां पे उस टाइम पे कहा जाता था कि भाई ये पाकिस्तान का एरिया है, ठीक। तो वहां पे प्लेबिसाइट करवाया गया, ठीक है, ओपन वोटिंग। अब बताओ आपको कहां रहना है, भारत में रहना है, पाकिस्तान में रहना है। एंड हुआ यही था कि 99% ऑफ द पीपल दे वोटेड दैट दे वांटेड टू लिव इन इंडिया, दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, और लगभग 70-80 वोट मिले थे सिर्फ पाकिस्तान को, ठीक है, कि भाई हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो ये होता है प्लेबिसाइट। JNK में भी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में भी प्लेबिसाइट होते रहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो, जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट, या फिर इंडिया में आना चाहते हो, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हो। ये एक प्लेबिसाइट है, ठीक है, एक वोट होता है, जनरल वोट। सो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक संविधान है, लिखा हुआ संविधान है, ठीक है। और वो लिखा कि चेयरमैन कौन था? डॉक्टर BM भीमराव साहब अंबेडकर थे चेयरमैन उसके, ठीक। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो पार्लियामेंट में लोग लॉज बनाते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो सुप्रीम, बट सबसे सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये सारे चीजें बनती हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लिमिट्स द पावर ऑफ द स्टेट, इट हैज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हु विल इंटरप्रेट दी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन करेगा? जुडिशरी का काम है। आप देखे होंगे कितने भी जो बेंचेस बैठती हैं, जो जजमेंट देती हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर एक छोटी बेंच जजमेंट दे रही है, वो लोग उससे सहमत नहीं है तो फिर बड़ी बेंच बैठती है। जैसे केशवानंद भारती का केस था, जैसे गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, ये सारे केसेस थे, राइट। तो इंटरप्रेट कौन करेगी? जुडिशरी करेगी। जुडिशियल रिव्यू भी कौन करेगा? ऑफ कोर्स जुडिशरी करेगी, ठीक है। सो लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगी और जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी, उसको एनालाइज करेगी, ओके, उसको इंटरप्रेट करेगी। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, इट टॉक्स अबाउट 2 सिस्टम्स ऑफ आवर इंडियन गवर्नमेंट। एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म, एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अब इसको आप इस तरीके से देखना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म फॉर एग्जांपल यूएस ले लेते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म इंडिया ले लेते हैं, ठीक है। और ये चार्ट आप समझ लेना। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव यहाँ पे दे आर नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर यूएस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। सेपरेशन ऑफ पावर यूएस में कंप्लीट है, हर राज्य हर स्टेट अपने अपने अलग पावर्स हैं उसके, लेकिन भारत में ये एक्चुअली इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब कि मिला हुआ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये लोग, सेपरेशन ऑफ पावर। चेक्स एंड बैलेंसेस भी आता है, अभी हम बात करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। टर्म भाई वहां पे फिक्स टर्म होता है, और यहाँ पे लोकसभा और भाई कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, राइट, कैबिनेट। गवर्नमेंट एंड स्टेट, बोथ हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट। प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी, दोनों का हेड होता है। जैसे कि हमारे
जो बाइडेन साहब हैं, राइट। यहां पे क्या होता है, इंडिया में पीएम इज हेड ऑफ द स्टेट, मान लो इंडिया हो गया, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पीएम रहेंगे, सॉरी प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट है और पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे, राइट। तो टिडबिट में आप यही देख सकते हो, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर वाइल द हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट, रिपब्लिक हो गया। मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, वेयर इज प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ये आप वहां पे भी देख सकते हो, यूके में देख सकते हो, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, ठीक है। और इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, ओके। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें कितने फॉर्म है, पहली यूनिटरी और दूसरी फेडरल, ठीक है। सो यूनिटरी दोस्तों ये होता है कि ओनली वन टायर ऑफ गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, वन टायर, ओनली वन टायर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, ठीक है। यूनिट्स डू नॉट गेट एनी पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिट्स लगा लो कि स्टेट को बोल देते हैं, यूनिट्स डू नॉट गेट एनी पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर मे बी लोकल बॉडीज एंड प्रोविंसेस बट पार्लियामेंट डेडिकेट्स पावर टू देम। फेडरल में क्या होता है कि मोर देन वन, जनरली टू टियर यूनिट्स, मतलब कि स्टेट्स, प्रोविंसेस डेराइव पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे तो संविधान में ही फेडरलिज्म है, हमारे तो संविधान में ही सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे तो संविधान में ही चेक्स एंड बैलेंसेस अंदर है, ऑलरेडी स्टेट्स के बारे में बात की गई है, राइट। सो फेडरल हमारा गवर्नमेंट है, यूनिटरी नहीं है। अच्छा, हम बात करते हैं जो भी एस्पिरेंट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज मेरा कोड यूज कर सकते हैं SID UAP 15, और आप सेव कर सकते हैं दोस्तों 15% आप अपना म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, 15% आप अपने FD में लगा सकते हैं, 15% आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो यार, फिर आप माँ बाप के लिए तो सेव कर सकते हो ना एटलीस्ट, ठीक है। तो ये 15% आप सेव कर लीजिए, बाकी का आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करिए। और ये वैलिड है पूरे जून, तो पूरे जून तक का मत इंतजार करिए, आप अभी parth@civilsdaily.com पर ईमेल करिए, और चाहे तो इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल मत कर देना भाई या बहन, प्लीज आप इनको ईमेल कर दीजिए, ओके, parth@civilsdaily.com। ऑलराइट, अर्ली बर्ड स्पेशल ऑफर, अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है, फेडरल फीचर्स के बारे में। आइए जानते हैं कि फेडरल फीचर्स के क्या फीचर्स हैं और यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं। सो फेडरल फीचर टॉक्स अबाउट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज डुअल, यानी कि यूनियन स्टेट कंकरेंट, राज्य सूची अलग है, यूनियन की सूची अलग है केंद्र की, और फिर समवर्ती सूची मतलब कि कंकरेंट लिस्ट वो अलग होती है। जुडिशियल रिव्यू होता है फेडरलिज्म में, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मतलब कि जल्दी आप अमेंड नहीं कर पाओगे, यूएस वाला है, बिल्कुल जल्दी अमेंड नहीं कर पाओगे। बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा है इसमें। यूनिटरी फीचर में जैसे कि अभी हमने पीछे देखा है, एरियाज, नेम्स, बाउंड्री ऑफ द स्टेट कैन बी चेंज्ड। गवर्नर इस यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे डुअल पावर होती है, यहाँ गवर्नर होते हैं। दूसरा, इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। यूएस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, यूएस की सुप्रीम कोर्ट इज टॉप पे है। इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, CAG, EC, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिंगल सिटीजन एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नोट में क्या लिख रहा है यहाँ पे कि फेडरल गवर्नमेंट इज पॉसिबली ओनली इन कंट्रीज विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस यानी कि पंचायती राज, ये पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज ये फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर में नहीं आता है, ये आता है डिसेंट्रलाइजेशन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड या इन्वर्टेड ट्री वाला सिस्टम है। तो आप याद रखिएगा, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी ये कभी भी फेडरलिज्म के लिए आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते इसको, ठीक है। ये आप डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इसको एग्जाम्पल दे सकते हो। अच्छा, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स, ये थोड़ा सा जुडिशियल के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, हम सबको पता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीन हमारे स्तंभ है, तीन पिलर है जिसकी वजह से भारत चलता है, और एक दूसरे पे ये चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखते हैं, जैसा कि दूसरा पॉइंट है। और पहला पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि कोई किसी के पावर में टांग नहीं लड़ाएगा, लेकिन सब एक दूसरे को चेक करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, और जुडिशरी, देखिए जुडिशरी हमेशा से पावरफुल थी, पावरफुल रहेगी,
और तीसरा इसका है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। रिपग्नेंसी बोले तो कि स्टेट लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट लायबल टू बी स्ट्रक डाउन इफ इनकंसिस्टेंट विद द सेंट्रल लॉज। फॉर एग्जांपल इसका हम अगर लें, फार्म लॉज वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या फिर और भी कोई ऐसा लॉ जो स्टेट ने निकाला है, इंदिरा साहनी का रिजर्वेशन वाला हम केस लेते हैं, राइट। महाराष्ट्र ने लगभग 50% वाली सीलिंग को पार कर दिया था, राइट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको खारिज कर दिया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर आवाज उठाई थी। कहने का मतलब यह है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी है वो ये है कि भाई रिपग्नेंट हो जाएगी आपकी कानून, आपकी विधि, अगर आप यूनियन गवर्नमेंट के किसी भी लॉज को अगर आप अब्रोगेट करेंगे, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे यूनियन गवर्नमेंट के। चौथा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस रिकंस्ट्रक्शन। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंटरप्रेट नॉट इन आइसोलेशन बट टू बी कंस्ट्रक्टेड एज इन हार्मोनियस विद अदर पार्ट्स एज वेल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंटरप्रेशन जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू करती है, एंड दैट जुडिशियल रिव्यू हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल द हाई कोर्ट्स, बाय ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। और ये कोई आइसोलेशन में नहीं रहता, इट्स लाइक कोई स्पेसिफिक किसी केस के लिए, स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट के लिए ये बंधा नहीं रहेगा। इट विल गो वाइड, इट हैज वाइडर रेंज। डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस, फाइंडिंग आउट द ट्रू नेचर ऑफ स्टैच्यू, एन एक्ट और अ प्रोविजन क्रिएटेड बाय अ स्टेट इज वैलिड, ये तब तक वैलिड रहेगा if the nature of the act or the provision is about a subject that falls in the state list. जब तक वो स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल करता है तब तक चीजें सही है। अदरवाइज जहां वो यूनियन लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो फिर कोई लॉ बनता है या फिर कोई प्रोविजन, कोई एक्ट बनता है, फिर वहां पे वो इनवैलिड हो सकता है क्योंकि फिर यूनियन अपना टांग लड़ा सकती है। डॉक्ट्रिन ऑफ कोलोरेबल लेजिस्लेशन, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, कोलोरेबल लेजिस्लेशन। सो वॉट एवर लेजिस्लेचर कांट डू डायरेक्टली, वॉट एवर जो भी लेजिस्लेचर, जो भी आपके लोकसभा मान लीजिए, अगर वो कोई कानून में चेंजेस डायरेक्टली नहीं ले आ पा रहे हैं तो फिर वो इनडायरेक्टली भी नहीं ले आ पाएंगे। होता है ना कई बार ऐसा कि ऑर्डिनेंस इशू कर दिया या फिर कोई रूल निकाल दिया, कोई पॉलिसी या फिर कोई एक्ट अमेंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। सो अगर कोई भी संसद, कोई भी सभा, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, अगर वो कानून नहीं बना पा रहा है लेजिटिमेट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से, तो फिर वो इनडायरेक्ट तरीके से भी नहीं बना पाएगा। ये आर्टिकल 246 मेंशन है, थर्ड लिस्ट में मेंशन है। और बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू तो हम सबको पता है। बेसिक स्ट्रक्चर, अगर केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 अगर आपने पढ़ा होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स टू एग्जामिन वेदर लॉ पॉलिसीज वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू अभी फार्म लॉज पे हुआ था, जुडिशियल रिव्यू अभी किस पे हुआ था, इंदिरा साहनी वाले केस पे हुआ था। कई सारे ऐसे केस, सेडिशन पे हो चुका है, युवापा पे हो चुका है। तो ये सारे ऐसे लॉज हैं, ये एक्ट्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, जुडिशियल रिव्यू किया है कोई भी ऐसे कानून जो हमारे संविधान को खारिज करें, वायलेट करें। ऑलराइट, अब आता है टिडबिट में थोड़ा हिस्ट्री का आता है। फ्रॉम 1858 अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिफोर दैट एक्ट चार्टर एक्ट, EIC एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फ्रॉम 1858 अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिफोर दैट ऑफ चार्टर एक्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट। जो कंकरेंट लिस्ट है वो बोरो की गई थी कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची हमारी, जिसमें राज्य और यूनियन लिस्ट, यूनियन भी आता है उसमें, ठीक है। रेसिडुअरी पावर वेस्ट्स विद सेंटर नाउ व्हाइल इट वेस्टेड इन वाइसरॉय इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इतना ओके। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। क्या? कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी पावर। थर्ड, फर्स्ट name is Secretary of State, second name is Viceroy, that is Montague and Morley are the secretaries, ठीक है। ये Montague Morley रिफॉर्म्स याद है? तो पहले ये हुआ करता था जब कोई भी राज्य किसी का डोमिनियन स्टेटस होता है तो ऐसे गवर्नमेंट की हायरार्की होती है, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चे को याद करनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेजेस में
पढ़ा देनी चाहिए। और हिस्ट्री में तो हमने पढ़ी ही होगी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लास्ट कौन था, फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था, और इंडिया के वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे। ठीक है, मैकॉले का इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना और सेडिशन इन्हीं का था, पुलिस सिस्टम इन्हीं का था। इन्हीं की वजह से आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भाई मैकॉले के चलते है, और जो कि अब इम्प्रूव हो रहा है, अब बढ़िया है, अब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और जो आईपीसी सेक्शन 124A यानी कि सेडिशन इन्हीं का लिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही तेज तर्राक बंदा था लॉर्ड मैकॉले जो हमने सुना करते थे हिस्ट्री बुक्स में। अच्छा, फीचर्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में किस किस कंट्रीज से क्या क्या पार्ट लिया गया है। तो ये आपके सामने है, यूएस, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। तब तक मेरे ख्याल से थैंक यू सो मच गाइज, हिट द बेल आइकॉन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरा कोड मत भूलना, विच इज सिड UAP15, और आपको ईमेल करना है parth@civilsdaily.com पे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कोई भी डाउट हो कमेंट के नीचे बताइए, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए भी वो फॉर्म फिल करिए, आपकी ईमेल आईडी पे पीडीएफ पहुंच जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।